हाँ ठीक है ठीक है। কেমিস্ট্রি কি লিখি যে জিজ্ঞাসা করছিল भी हर इंसान को प्राप्त नहीं हो पाएंगी, चाहे हम कितना भी कह लें कि टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे बढ़ गए हैं, विज्ञान में हमने इतनी तरक्की कर ली है, नहीं, जब तक इस जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो आप इन समस्याओं से नहीं लड़ पाएंगे। सवाल ये उठता है कि क्या मेन कारण है, रीजंस फॉर हाई पॉपुलेशन इन इंडिया? व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस? लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, वन बाय वन सारे रीजंस हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं क्या काम कर रही हैं, पिछले कुछ सालों में क्या काम हुए हैं, राइट, इस चीज को लेकर के कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। हाई मोर्टेलिटी एंड लो लाइफ स्पैन, अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें, अब तो चलिए जी और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है तो थोड़ा लाइफ स्पैन भी इंप्रूव हुआ है। बहुत बिगिनिंग की हम बातें करें, आजादी से पहले की भी, तो मोर्टेलिटी रेट हाई था, मरने की जो दर थी, लाइफ स्पैन भी कंपैरेटिवली कम था, तो जिसके कारण लोगों में ये होता था कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, राइट। इलिटरेसी, अनपढ़ता एक बहुत बहुत बड़ा विषय है। गांव देहात में अगर हम बात करें, इलिटरेसी लेवल ज्यादा है, अनपढ़ता ज्यादा है, तो लोगों की मानसिकता ये होती है जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही कमाने वाले ज्यादा हाथ होंगे। अगर गरीबी को दूर करना है तो भाई ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए, जैसे ही वो 10 साल 8 साल 12 साल के होंगे तो वो कोई ना कोई छोटी मोटी मजदूरी का काम करना शुरू कर देंगे और वो पैसा कमा करके लेके आएंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है। हमें साथ के साथ ये सोचना चाहिए कि एक बच्चे को जब हम इस नई दुनिया में लेके आते हैं तो उसके सही पालन पोषण के लिए उस पे भी तो पैसे का खर्च होगा, उसे सही शिक्षा देने के लिए, बेसिक जरूरतें उसकी पूरी करने के लिए भी तो हमें पैसा खर्चना होगा। तो यह मानसिकता रखना कि ज्यादा बच्चे होने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, वो ज्यादा पैसा कमा लेंगे, ये बिल्कुल गलत है, राइट। एवर्जन फ्रॉम फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग को लेकर के कोई प्रॉपर लोगों के पास जानकारी नहीं थी। अब सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने बहुत काम करा है मासेस तक, कॉमन लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि फैमिली प्लान करनी चाहिए, 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, है ना। पहले ये सब चीजें नहीं थी। चाइल्ड मैरिज एक और बहुत बड़ी बात की, भाई बच्चे जैसे ही प्यूबर्टी एज तक पहुंचे भाई उनकी शादी कर देनी चाहिए, बाल विवाह जिसे कहते हैं। आपको जाके हैरानी होगी कि अभी भी भारत के कई जगह ऐसी हैं जहां पे ये रिवाज है बाल विवाह का, है ना। आप टीवी में भी या और कई सोशल मीडिया पे भी इससे रिलेटेड कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी देखते होंगे कि चाइल्ड मैरिज इज स्टिल प्रैक्टिस्ड, विच इज रॉन्ग। एक सर्टन एज तक आकर के ही इंसान की शारीरिक और मानसिक जो है डेवलपमेंट हो पाती है कि वो शादी जैसी इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा सके। प्रेफरेंस फॉर मेल किड्स, आप जानते हैं ये बात, नॉट ओनली इंडिया और भी कई कंट्रीज में ऐसा है दैट द मेल सेक्स और द मेल जेंडर इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर देन द फीमेल जेंडर, विच इज रॉन्ग, है ना। दोनों को बराबरी से ही हमें जो है तोलना चाहिए। सो मेल बच्चा होने के लिए एक इच्छा जो है वो एक कारण बन जाती है कि अगर पहले से फीमेल चाइल्ड है तो भाई बार बार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें कि मेल चाइल्ड हो जाए। सो दैट हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, गर्भ निरोधक जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं, हम पढ़ेंगे आगे अलग अलग तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्डम्स हैं, कॉपर टी है, डायफ्राम है, इंजेक्टेबल्स हैं, ओरल पिल्स हैं, बहुत तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है अब तो उपलब्ध हैं। अगर हम पहले के समय की बात करें तो इतने ज्यादा उपलब्ध नहीं थे, है ना। अभी भी अगर हम गांव गांव देहात की बात करें तो कई जगह ऐसी हैं जहां पे प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, दो द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और उनकी जानकारी जगह जगह तक पहुंचे। आगे देखते हैं रीजंस ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, जिसमें कि रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है मरने की दर, मैटरनल इज रेफरिंग टू मदर।
देखिए, बहुत पहले जब इतनी ज़्यादा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं, जच्चा और बच्चा के लिए, तो अक्सर आप ऐसा सुनते थे या ऐसा होता था कि बच्चे को जन्म देते समय माँ की मृत्यु हो गई, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था। लेकिन सुविधाएँ बढ़ने के साथ-साथ देयर हैड बीन अ रैपिड डिक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 100,000 live births, राइट जी। सो व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, आप समझे, इसमें डिक्लाइन हुआ है, अब कमी आई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स, इसमें भी कमी आई है, सुविधाएं ज्यादा बेटर हुई हैं, राइट। सो पहले क्या था कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, भाई आप उसे मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं दे पाए, सो उनकी मृत्यु हो गई। But with the advancement in the medical technologies, there had been decline in maternal mortality rate, decline in infant mortality rate, death rate भी कम हुआ है। So that means overall क्या हो गया है, increase in the number of people in reproducible age, जो reproducible age group में है वो जनसंख्या ज्यादा है। क्लियर है जी? नाउ समस्याएं क्या क्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या अपने साथ बहुत सारी समस्याएं लेके आती हैं, बल्कि अल्टीमेटली आप देखेंगे हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है मेजर, उनका रूट कॉज जाके कहीं ना कहीं इसी ओवर पॉपुलेशन में छुपा हुआ है। स्केर्सिटी हो जाएगी भाई, फूड की, शेल्टर की और कई चीजों की। शॉर्टेज ऑफ फंड्स, स्वाभाविक सी बात है। ओवर कंजम्पशन, जितना भी फूड अवेलेबल है ओवर कंजम्पशन हो रहा है उसका। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तो क्रिएट होगा ही होगा जब आप मदर नेचर को बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट एक्सप्लॉइट करने लगेंगे। द मदर नेचर विल टेक रिवेंज। कई नेचुरल कैलामिटीज जो होती हैं, जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, वो रिलेट करके बताते हैं कि किस प्रकार से इंसान जो है, क्या आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट डेंजरस स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट। इमेजिन, सबसे खतरनाक स्पीशीज हम हैं, क्योंकि हम और स्पीशीज का हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम मदर नेचर को हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये डेवलप्ड ब्रेन है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इंटेलिजेंस इज वर्किंग अगेंस्ट अस, इट इज नॉट वर्किंग इन फेवर ऑफ अस। सो हमें समझना चाहिए, राइट, कि हमें जनसंख्या कंट्रोल करनी है। हर जीव को जिंदा रहने का अधिकार है, हमें उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है मदर नेचर को, राइट। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, जैसे जैसे सरकार ने इस चीज को माना कि भाई समस्या है, ये पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी, आजादी के आसपास की हम बात करते हैं, सो ये जरूरी हो गया कि भाई कुछ पॉलिसीज जरूर बनाई जाए बढ़ती हुई इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। सो नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग 1952, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। सो आजादी के बाद से ही फिर ये चर्चा होने लगी कि भाई कुछ ऐसा प्रोग्राम नेशनल लेवल पे लॉन्च किया जाए कि लोग इस बात को समझ पाए कि हमें ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग 1952, India was one of the first countries to launch the family planning programs at national level. This is important and it can be framed as a question. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? To promote small family and introduction of contraceptives. लोगों में ये जागरूकता फैलाई जाए कि छोटा परिवार सुखी परिवार है, और अलग अलग तरह के गर्भ निरोधक जो हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं, वो उपलब्ध कराए जाएं, ताकि कॉमन पीपल उन तक पहुंच पाए और वो उन्हें इस्तेमाल कर पाए सही तरीके से। ठीक है जी। आपने अक्सर ये एक ऐसा लोगो या ऐसा साइन देखा होगा, आप पढ़ पा रहे हैं, इसमें हिंदी में क्या लिखा है, जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार, या फिर हम दो हमारे दो, इसको लेकर के आपने टीवी में कई बार एडवर्टीजमेंट्स भी देखे होंगे। सरकारी आपने जो टिकट्स देखी हैं डाक विभाग के द्वारा जारी करी गई स्टैंप्स टू प्रमोट द फैमिली प्लानिंग, जिसमें दिखाया गया है कि एक माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, या हम दो हमारे दो। ये देखिए जी, लिखा है ना, ये हम दो हमारे दो,
जब हम लोग छोटे होते थे तो टीवी पे ये एडवर्टीजमेंट्स अक्सर आया करती थी। सरकारी अस्पतालों के बाहर बहुत बड़े होर्डिंग्स भी लगे होते थे लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। इज इट क्लियर जी? नाउ जो प्रोग्राम की हमने बात करी अभी, समय के साथ साथ धीरे धीरे इन प्रोग्राम्स में भी नए ऑब्जेक्टिव्स जुड़ते गए, सुधार होते गए और फिर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बना, जिसे RCH के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में लिख लीजिए। आई होप आप साथ के साथ रनिंग नोट्स बना रहे हैं। RCH स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स 1997। ठीक है जी? सो अंडरलाइन कर रहा हूं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCH। क्या रहे इसके ऑब्जेक्टिव्स? रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जच्चा और बच्चा को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी आए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आए और टोटल फर्टिलिटी रेट में भी कमी आए। इन प्रोग्राम्स का उद्देश्य ये भी था टू मॉनिटर द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द मदर एंड चाइल्ड। प्रेग्नेंट लेडी को जो सुविधाएं चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए, जो दवाइयां चाहिए वो जरूर मिले, न्यूबॉर्न बेबी की भी बेहतर परवरिश हो। इसके ऑब्जेक्टिव में ये भी था मेजर्स टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के नाम से भी अब जाना जाता है। राइट? दैट मीन्स लोगों तक ये भी जानकारी पहुंचाई जाए कि भाई अनवांटेड प्रेगनेंसीज अगर हो भी गई हैं, सो किस प्रकार जो है आगे फिर हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं। MTP के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हम जानेंगे कि कितने हफ्तों तक लीगली परमिटेड होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। निजीरिया गोनोरिया जो है वो गोनोरिया करता है, ट्रेपोनिमा पैलाइडम जो है सिफिलिस करता है, बहुत सारी बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस बी है, HIV है। वी विल डिस्कस ऑल दीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। नाउ जब ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए, जिसके इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, धीरे धीरे हमें क्या आउटकम्स देखने को मिले, क्या सुधार जो है हमें देखने को मिला है। एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं उनका सही इलाज किया जाए। अगर अबॉर्शन की नौबत आती है, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, तो सुविधाएं प्रॉपर प्रोवाइड की जाएं। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, फीमेल को अगर किसी किस्म की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्या है, सो उसे सरकारी अस्पतालों में, हेल्थ सेंटर्स में सही इलाज मिल पाए। इनफर्टिलिटी के लिए लोगों को सही इलाज मिल पाए। इनफर्टिलिटी ऑल्सो वी विल डिस्कस इन डिटेल। आप देखिए कि जैसे जैसे ये प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हुए हैं, हालांकि हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस भी आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के लिमिटेशन है, वेल क्वालिफाइड स्टाफ हर जगह उपलब्ध हो पाए, इसके लिए भी समस्याएं आती हैं। देन फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं सरकार को इसमें। लेकिन फिर भी हमने देखा है दैट देयर इज रिडक्शन इन द मोर्टेलिटी रेट एंड द लाइफ स्पैन हैज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे लोगों में इस चीज को लेकर के जानकारी बढ़ी। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात है भाई, शादी की उम्र जो है वो सरकारी रूप से निर्धारित करी गई। फीमेल्स के लिए 18 साल और मेल्स के लिए 21 साल। क्या ये बात आपको पता थी कि लड़कियों के लिए जो लीगल एज है कानूनन शादी करने की वो 18 साल है और बॉयज के लिए 21 साल। अब आप सोचेंगे भाई ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों है? मैंने आपको बताया था कि अगर हम बायोलॉजिकली भी देखें, फिजियोलॉजिकली देखें, गर्ल्स और द फीमेल्स अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी एट एन अर्ली एज एंड इवन मेंटल मैच्योरिटी ऑल्सो। लड़कियां जो है शारीरिक और मानसिक रूप से जल्दी विकसित हो जाती हैं, जल्दी उनमें ये एक जिम्मेदारी आ जाती है। अगर हम बॉयज की बात करें, सो एज आई टोल्ड यू दैट मेल्स के केस में सेक्सुअल मैच्योरिटी गर्ल्स के कंपैरिजन में 1.5-2 साल का डिले रहता है। 12 से 14 साल की उम्र तक या कुछ में 14 से 15 साल की उम्र तक जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, और मेंटली मैच्योर होते होते और ज्यादा समय लग जाता है। दूसरी बात यह है कि पढ़ लिख करके अगर आप ग्रेजुएशन करके भी
किसी नौकरी पे भी लगे हैं या कुछ अपना भी कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, सो एटलीस्ट थोड़ा पैसा इंसान कमा चुका हो कि फाइनेंशियली अपने आप को वो स्टेबल कुछ हद तक कर चुका हो कि वो शादी जैसी एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल पाए, राइट? यहाँ पे थोड़ी सी एक मजाक की बात भी बताता हूँ कि वोट देने के लिए तो उम्र 18 साल है, लेकिन आपको अपनी पत्नी का चुनाव करने के लिए उम्र 21 साल है। तो आप अपना नेता तो चुन सकते हैं। बॉयज के लिए ये बात कह रहा हूँ, यदि आप 18 साल के हैं, सरकार ने वोट के लिए तो यही उम्र रखी है ना, एडल्ट्स जब हम कह देते हैं। लेकिन 18 साल की उम्र होने पर भी बॉयज आप कानूनन शादी नहीं कर सकते, पत्नी का चुनाव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको और ज्यादा समझ होनी जरूरी है। चलिए जी, सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक अभियान के रूप में ये छोटे बच्चे जो है दर्शा रहे हैं इस चीज को, दैट स्टॉप चाइल्ड मैरिज, राइट? बढ़िया बात बताई ना मैंने आपको। चलो जी, नाउ सेक्स एजुकेशन के इस सेंसिटिव विषय को स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया। दैट मीन्स देयर शुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन एट स्कूल लेवल। अब ये एक बड़ा ही सेंसिटिव विषय हो जाता है कि क्या स्कूल्स में बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, सेक्स की जानकारी देनी चाहिए। सेक्स जैसा शब्द ही हमारे समाज में एक टैबू की तरह है। टैबू का मतलब होता है एक ऐसा विषय जिसके बारे में आप खुल करके चर्चा नहीं कर सकते, जिसके बारे में कुछ भी कहना ओपनली वर्जित होता है ना। बचपन से ही हमारा जो समाज का जिस किस्म से बनावट है, घर परिवार में जिस किस्म की हमें परवरिश मिली होती है, वहां पे अपने पेरेंट्स के साथ खुल करके इस विषय पे बात कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ना। सो सेक्स एजुकेशन क्यों ना स्कूल लेवल पे दिया जाए, जो स्कूल के टीचर्स हैं वो बच्चों को बेहतर तरीके से बता पाए इस बारे में, इससे पहले कि बच्चे गलत जानकारी कहीं से इकट्ठी कर लें। क्योंकि माइंड तो इंक्विजिटिव है ना, क्यूरियोसिटी है। आप उस उम्र के उस दौर में हैं कि आप चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप चीजों को जानना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में सही जानकारी का अभाव होने पे गलत जानकारी मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब सेक्स एजुकेशन जैसा ये विषय स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें भी बहुत से चैलेंजेस आए। हमें वेल ट्रेन्ड, वेल क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए था। कौन सी क्लास से सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया जाए? क्या 9th 10th के बच्चों को ये बातें बताई जाएं या 5th 6th क्लास से ही बताया जाए? अगर बहुत पहले बता देंगे तो कहीं बहुत जल्दी तो नहीं हो जाएगा? अगर हम 9th 10th में बताएंगे तो कहीं बच्चे पहले से ही तो गलत जानकारी लेकर के ना बैठे हों, और अगर हम उन्हें बताना शुरू कर दें तो कहीं बच्चे और ज्यादा एक्सप्लोर तो नहीं करने लग जाएंगे, है ना। सो दैट मीन्स बहुत सारे इश्यूज इसमें आए और कुछ स्टेट्स इसे इंप्लीमेंट कर पाई और कुछ स्टेट्स इस टॉपिक को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। सो इट इज नॉट ओनली टीचर्स जिनका रोल होना चाहिए बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने में, रोल ऑफ पेरेंट्स, रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। लेकिन स्वाभाविक है कि भाई उनके पास उस चीज की खुद बेहतर जानकारी होनी चाहिए। नाउ जो फर्टाइल कपल्स हैं, जो इस एज ग्रुप में है, रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप में, उन्हें बर्थ कंट्रोल मेथड्स की सही जानकारी होनी चाहिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स की सही से केयर होनी चाहिए, जो कि इस प्रोग्राम्स के तहत हो रही है। पोस्ट नेटल केयर भी, कि भाई बच्चे के जन्म के बाद भी तो मदर की केयर होना जरूरी है, पौष्टिक आहार उसे मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, द मदर शुड अंडरस्टैंड कि उसे स्तनपान कराना जो है अपने न्यूबॉर्न बेबी को कितना आवश्यक है। बेबी का अपना डाइजेस्टिव सिस्टम तो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आप उसे बाहर से कोई फूड दे सके, है ना। सो मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबी। कोलोस्ट्रम, जो शुरुआत के कुछ दिनों में जो माँ का पीला गाढ़ा दूध जिसे कहते हैं कोलोस्ट्रम, दैट इज रिच इन एंटीबॉडीज, वो बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, जिससे कि बच्चे की अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है, बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है वो बढ़ती है, बिकॉज उसमें एंटीबॉडीज होती हैं। आपको मैंने बताया भी था, कोलोस्ट्रम जो है फर्स्ट मिल्क, दिस इज इंपॉर्टेंट, कोलोस्ट्रम इज फर्स्ट मिल्क। और इसमें क्या है? एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडीज हैं? इसमें सिक्रीटरी एंटीबॉडीज हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IgA एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। क्लियर जी? ओके। नाउ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में सही जानकारी बच्चों को देना जरूरी है, उनकी फंक्शनिंग के बारे में, राइट। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, साफ सफाई बहुत जरूरी है।
एडोलेसेंस एज में होने वाली जो समस्याएं हैं शारीरिक और मानसिक, इनके बारे में बच्चों को बताना जरूरी है। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कहते हैं, अब उनसे बचना जरूरी है। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर तक जाना बहुत जरूरी है। सही क्वालिफाइड डॉक्टर का जो है सजेशन लेना और उससे इलाज करवाना आवश्यक है। ओके नाउ, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एमनियोसेंटेसिस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टेक्निक, लेकिन इसका मिस यूज हो जाता है। अगर आप कहें ना कि एमनियोसेंटेसिस इज अ यूजलेस टेक्निक, नहीं, ये गलत है। एमनियोसेंटेसिस तो एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल का जो है अल्ट्रासाउंड करते हुए साथ के साथ a needle is introduced into the uterus। एक नीडल यूट्रस में डाल के थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में सेल्स होते हैं, एमनियोसाइट्स। उन एमनियोसाइट सेल्स को लेबोरेटरी में कल्चर किया जाता है, राइट। जैसे ये रहे एमनियोसाइट्स, मैं लिख दूं यहां पे, amniocytes, the cells in the amniotic fluid. Amniocyte cells are taken out from the amniotic fluid. These are cultured in lab. लेबोरेटरी में इन सेल्स को कल्चर करके फिर हम इन्हें स्टडी करते हैं फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के जन्म से पहले हम जान सकते हैं कि कहीं उस बेबी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। दैट मीन्स इट इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक। और फिर अकॉर्डिंगली ये पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स मिलकर के डिसाइड कर सकते हैं कि एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, करवाना है या नहीं करवाना है। वो हम डिस्कस करेंगे आगे कि किन कंडीशंस में ये परमिटेड होता है। लेकिन इसका मिसयूज कहां हो जाता है बेटा, कि इस टेक्निक के जरिए जब हम क्रोमोसोम्स को स्टडी कर रहे हैं तो हमें यह भी पता चल जाता है कि वो क्रोमोसोम्स बच्चे के एक्स एक्स हैं या एक्स वाई हैं। आप जानते हैं अगर एक्स एक्स है तो इट्स अ फीमेल चाइल्ड, अगर एक्स वाई है तो इट्स अ मेल चाइल्ड। और अगर डॉक्टर ये चीज डिस्क्लोज कर देता है पेरेंट्स को, the chances that the parents they can decide or they can go for female feticide, राइट, भ्रूण हत्या जिसे हम कहते हैं, फीमेल फीटिसाइड हो सकता है इसमें, है ना। सो इसीलिए देयर इज बैन ऑन फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड्स, कि इसके जरिए सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करना है, अदरवाइज इट्स अ यूजफुल टेक्निक। ऐसा नहीं कि एमनियोसेंटेसिस कहीं हो ही नहीं सकता, नहीं, एमनियोसेंटेसिस होता है लेकिन वहां पे फिर सेक्स जो है बच्चे का वो डिस्क्लोज नहीं करना है डॉक्टर के लिए। ये कानूनन एक बहुत बहुत बड़ा अपराध है। Ultrasound scanning to determine sex. Now, ultrasound or the sonography, very useful technique to study the fetal health. जो बच्चा डेवलप हो रहा है मदर के यूट्रस में, उसकी हेल्थ अगर हम जानना चाहते हैं कि उसका हार्ट डेवलपमेंट प्रॉपर है, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें सोनोग्राफी से पता चल जाती हैं। लेकिन अगेन इसका मिसयूज कर लिया जाता है यह जानने के लिए कि डेवलपिंग बेबी मेल है या फीमेल है, एंड अगेन दैट थिंग फीमेल फीटिसाइड, राइट जी। सो यू गॉट इट। दोनों टेक्निक्स यूजफुल हैं बट दुर्भाग्यवश इनका मिसयूज कर लिया जाता है, राइट। तो इसीलिए सरकार ने जो है इसे कानूनन रूप से अपराध घोषित करा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ, फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को लेकर के भी रिसर्च हो रही है। हम जिक्र क्या कर रहे हैं ओवरऑल की रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम्स हैं उनके तहत क्या क्या बातें हैं, क्या क्या आउटकम्स हैं उसके। रिसर्च ऑफ न्यूअर, बेटर एंड इजियर टू यूज फैमिली प्लानिंग मेथड्स। हम बहुत सारे फैमिली प्लानिंग मेथड्स की बात करेंगे। टेम्परेरी मेथड्स भी होते हैं, परमानेंट मेथड्स हैं। परमानेंट में आपने वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी सुना होगा, है ना। टेम्परेरी मेथड्स में ओरल पिल्स हैं फीमेल्स के लिए, माला डी, माला एन, मेल के लिए कॉन्डोम्स हैं, फीमेल्स के लिए भी कॉन्डोम्स हैं। आपको बताऊंगा कि फीमेल कॉन्डोम्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर नॉट मच पॉपुलर इन इंडिया, राइट। डायफ्राम के बारे में बताऊंगा, कॉपर टी के बारे में बताऊंगा। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए वो भी हम जानेंगे, है ना। सो नई नई रिसर्च भी हो रही है इन चीजों को लेके कि बेहतर से बेहतर और यूजर फ्रेंडली कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनाए जाएं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्लेजर के साथ भी इंटरफेयर ना करें। सहेली इंडिया के द्वारा डेवलप करी गई एक नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फीमेल्स के लिए है। First and the only non-hormonal oral contraceptive for females.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी हुआ है, राइट? इट वॉज डेवलप्ड बाय CDRI। ये भी याद रखना है, सहेली पिल कहां डेवलप हुई थी? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CDRI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां सिचुएटेड है? लखनऊ में। यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बनाई है ये सहेली पिल, छाया के नाम से भी अवेलेबल है ये मार्केट में। इसमें सेंट क्रोमैन होता है, राइट? मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा कि फीमेल को ये पिल कैसे लेनी है। इट हैज टू बी टेकन ट्वाइस वीकली फॉर द फर्स्ट 12 वीक्स एंड देन वंस अ वीक। इसको वंस अ वीक पिल भी कहते हैं। लैक्टेटिंग फीमेल्स भी ले सकती हैं। ये मुख्य रूप से इम्प्लांटेशन को रोकता है। अभी आप सिर्फ नाम याद रखिए, मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल में आपको बताऊंगा। तो छाया के नाम से ये बाजार में उपलब्ध है। ओके, नाउ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हर जगह पे उपलब्ध हों, दूर दराज गांव देहात में भी, हेल्थ सेंटर्स में, सरकारी अस्पतालों में, जो मेडिकल शॉप्स हैं, केमिस्ट शॉप्स जो हम कहते हैं, हेल्थ सेंटर्स जो हैं, वहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स उपलब्ध होने चाहिए। और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में कॉन्डोम्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट। निरोध इज द ब्रांड नेम, राइट? निरोध के नाम से ये सरकारी अस्पतालों में जो ये मेल कॉन्डम्स हैं, राइट, ये उपलब्ध है गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में। इसके अलावा कॉपर टी जो है फीमेल्स के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाया जाता है। इसके अलावा जो वेसेक्टॉमी सर्जरी है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेल्स के लिए सरकारी अस्पतालों में की जाती है। तो सरकार अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है। लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए इस चीज को लेकर के। ये चाहत होनी चाहिए कि हमें फैमिली जो है वो प्लान करनी है, तभी आगे का जीवन सुखद और बेहतर हो सकता है। चलो, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। मजा आ रहा है। जनरल बातें हैं हमारे समाज से रिलेटेड, अपने चारों तरफ जो हम चीजें देख रहे हैं। अगर हम बेहतर समाज का निर्माण चाहते हैं तो हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। हमें ये समझना होगा कि समस्याओं की जड़ कहाँ है। आज आप गवर्नमेंट कॉलेज में बेहतरीन मेडिकल सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए कंपटीशन का लेवल कितना ज्यादा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर नीट एग्जाम वो हर साल बढ़ रहा है ना? जनसंख्या बढ़ रही है। नंबर ऑफ पीपल हु आर अवेयर अबाउट दिस प्रोफेशन वो भी ज्यादा है। तो समय के साथ साथ ये सब कितना मुश्किल होता जाएगा। जगह तो नहीं बढ़ जाएगी ना, धरती तो उतनी है। कितनी ज्यादा रिसोर्सेज वहां से एक्सप्लॉइट कर लेंगे हम। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? खुद भी समझना जरूरी है और औरों को भी समझाना जरूरी है। चलिए जी, एक सवाल पूछते हैं आपसे। सहेली पिल जो मैंने आपको बताई, सहेली इज द फर्स्ट हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोनल इम्प्लांट, या फिर नन ऑफ द अबव। सहेली किसने डेवलप करी थी जी? CDRI। मुझे तो याद है जी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली। सहेली इज अ नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। स्टेरॉइड्स आर द हार्मोन्स ना, तो नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड once a week pill. It has to be taken twice weekly for the first 12 weeks. पहले 12 हफ्ते में 2 बार लेनी है फीमेल ने, और 12 हफ्ते बीत जाने के बाद फिर एक बार ही लेनी है। लैक्टेटिंग फीमेल्स भी ले सकती हैं जो बच्चे को अपना मिल्क दे रही हैं, दूध दे रही हैं, बिकॉज बहुत सारी हार्मोनल पिल्स लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो हार्मोन मिल्क के जरिए बच्चे तक पहुंच जाए, उसके नुकसान होंगे। ठीक है, तो ये सहेली एक बहुत ही बेहतरीन पिल डेवलप करी गई, नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर फीमेल्स। ये मुख्य रूप से इम्प्लांटेशन को रोकती है, राइट? चलिए, अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्ड जो है, ये टर्म जो है, इसकी डेफिनेशन पे। हेल्थ तो आप जानते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज, कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप नहीं कह सकते मैं हेल्दी हूं। हेल्थ इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। फिजिकली हेल्दी होना जरूरी है, मेंटली, इमोशनली, और अब तो स्पिरिचुअल हेल्थ भी ऐड कर दिए गए इसमें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या मतलब है, नोट कर लेंगे आप डेफिनेशन, ठीक है जी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल
and social well-being in all the aspects of reproduction. आपको फिजिकली हेल्दी होना तो जरूरी है कि भाई कोई डिजीज ना हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ना हो। इमोशनली आपको मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी आपको ठीक होना है, मेंटली भी, बिहेवियरली भी, आपके स्वभाव में भी सही बातें होनी चाहिए। सोशल इंटरेक्शन जो है आपका समाज के और लोगों से लेकर के रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज को लेकर के वो भी सामान्य होना जरूरी है, तभी एक ऐसी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहलाएगी। ना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब हम पहले डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट, और द बर्थ कंट्रोल मेथड्स। आप देख पा रहे हैं एक डॉक्टर के पास एक मैरिड कपल जो है वो बैठे हैं, वो जानकारी चाहते हैं कि भाई क्या मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नो, कॉन्ट्रासेप्शन शब्द का मतलब क्या है? कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, है ना, जैसे हम कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ये चीज। कॉन्सेप्शन इज रेफरिंग टू फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम एंड स्पर्म। सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स हैं which allows sexual intercourse, those methods which allow the sexual intercourse but prevent pregnancy, कि भाई pregnancy ना हो but sexual intercourse हो सकता है। so contraception is a method or system भी हो सकता है कोई, which allows the sexual intercourse but prevent pregnancy। now pregnancy ना हो इसके लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं देखेंगे। आप एक चीज पे गौर फरमाइएगा, जो हम मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं, ज्यादातर मेथड्स हम देखेंगे कि फीमेल्स के लिए, चाहे वो कॉपर टी है, चाहे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, चाहे वो सबडर्मल इम्प्लांट्स हैं, चाहे वो इंजेक्टेबल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर फॉर फीमेल्स। मेल्स के लिए बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही कम मेथड्स हैं। एक तो वेल नोन मेथड जो आप जानते हैं जी, कॉन्डम्स, मेल कॉन्डम्स। इसके अलावा मेल के लिए वेसेक्टोमी, राइट। इन दोनों के अलावा अभी तक कोई एक बहुत ही पॉपुलर वेल नोन थर्ड मेथड मार्केट में अवेलेबल नहीं है मेल्स के लिए। रिसर्च चलती रहती है। गॉसिपॉल नाम की एक पिल भी बनाई गई थी कॉटन सीड ऑयल से, मेल्स के लिए ओरल पिल थी कि ये स्पर्म प्रोडक्शन को डाउन करेगी, बट इट फ्लॉप्ड। वो क्यों फ्लॉप हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्म प्रोडक्शन को डाउन करने के साथ साथ ये मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी डाउन कर देती थी। गॉसिपॉल पिल फॉर मेल्स, कॉटन सीड ऑयल, गॉसिपियम होता है ना कॉटन का नाम, उससे बनाई गई थी, बट ये चल नहीं पाई, चाइना में बनाई गई थी। हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, है ना। इसके अलावा और भी कई मेल मेथड्स जो हैं मेल के लिए वो चल रहे हैं रिसर्च में, लेकिन करंटली जो उपलब्ध हैं दैट इज मेल कॉन्डम्स एंड वेसेक्टोमी। अब आप कहेंगे कि भाई फीमेल्स को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं हम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ज्यादातर मेथड्स फीमेल्स के लिए क्यों हैं? अब आप खुद ही सोचिए इसके अलग अलग रीजंस। नंबर 1, एक फीमेल एक मंथली साइकिल में जनरली एक ही ओवा बना रही है। मेल एवरी सेकेंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स बना रहे हैं। इट इज इजी टू सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ वन ओवा एज कंपेयर्ड टू सप्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। एक ओवा की प्रोडक्शन को रोक पाना ज्यादा आसान होगा बशर्ते कि आप लाखों करोड़ों स्पर्म्स की प्रोडक्शन को रोक रहे हैं, और अगर उनमें से कुछ भी जिंदा बच गए तो वो फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि फीमेल में हमें कॉन्ट्रासेप्शन के लिए एक वाइडर चॉइस मिल जाती है। एक फीमेल में हम ओव्यूलेशन को रोक सकते हैं, ऐसे मेथड डेवलप कर सकते हैं। हम फर्टिलाइजेशन के लेवल पे रोक सकते हैं उस चीज को। फर्टिलाइजेशन भी हो गया तो इम्प्लांटेशन के लेवल पे रोक सकते हैं। तो फीमेल में एक वाइडर चॉइस है, मेल में हमारे पास इतने ज्यादा चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि हम स्पर्म प्रोडक्शन को रोकें। ठीक है जी। नाउ इसके अलावा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रीजन, अल्टीमेटली इट इज फीमेल हु विल बी गेटिंग प्रेग्नेंट आउट ऑफ दैट एक्ट। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसका नतीजा किसे भुगतना है? प्रेग्नेंट किसने होना है? फीमेल ने। सो शी हैज टू बी सेफ ऑन हर साइड। उसे स्वयं को सेफ रखना है, उसे ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उसने यूज करा है। शी कैनॉट रिलाई ऑन द मेल पार्टनर ब्लाइंडली, शी कैनॉट ट्रस्ट द मेल पार्टनर ब्लाइंडली।
हो सकता है कि वो झूठ बोल दे उससे कि उसने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा रखी है, बिकॉज उसने तो उस चीज का नतीजा नहीं भुगतना है ना। अल्टीमेटली शी विल बी द सफरर। आई होप आप समझ रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम ज्यादातर मेथड्स फीमेल्स के लिए क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उसे एश्योरेंस हो जाएगी ना कि भाई हाँ, उसने खुद ने डायफ्राम यूज करा हुआ है, या उसने कॉपर टी लगवाई हुई है, या वो रेगुलर पिल्स ले रही है, या उसने हार्मोनल इंजेक्शंस लिए। अगर वो काम उसने खुद करा है तो वो श्योर है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसी कारण से फेल हो जाता है। बट वो मेल पार्टनर के ऊपर ब्लाइंडली इस चीज का यकीन कर ले कि उसने इंजेक्शन लगवा रखा है, या भाई उसने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है, सो भुगतना तो अल्टीमेटली फीमेल को खुद पड़ेगा ना उस चीज को। यू आर गेटिंग इट राइट जी? सो दीज आर द रीजंस दैट व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर फॉर फीमेल्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन शब्द को मैं डिफाइन करता हूं कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है। कॉन्ट्रासेप्शन इज अ मेथड और सिस्टम which allows sexual intercourse but prevents pregnancy। एक ऐसा मेथड या एक ऐसा सिस्टम जो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो परमिट करता है बट प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। मेथड टेम्परेरी भी हो सकता है जी, और मेथड परमानेंट भी हो सकता है। दो तरह के मेथड्स हैं, मुख्य रूप से हम क्लासिफाई करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैन बी टेम्परेरी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैन बी परमानेंट। किस आधार पे हम टेम्परेरी कहेंगे, सुनिए जरा। द मेथड इज कॉल्ड टेम्परेरी if the effect of the method lasts till the time couple uses the method and fertility resumes immediately after or within few months of its discontinuation। मैं पूरी चीज ध्यान से समझाता हूं। मेथड को टेम्परेरी तब कहते हैं अगर उस मेथड का असर तब तक बना रहता है भाई जब तक उसे यूज किया जा रहा है, और जैसे ही उसे यूज करना बंद कर दिया, दोबारा से फर्टिलिटी रिज्यूम हो गई, या तो इमीडिएटली आफ्टर इट्स डिसकंटिन्यूएशन। दो बातें हैं, जैसे ही यूज करना बंद करा दोबारा से कपल फर्टाइल है। अब भाई ऐसा कौन सा मेथड है जिसे जैसे ही यूज करना बंद करा दोबारा से फर्टिलिटी आ गई? से फॉर एग्जांपल कॉन्डम्स, वेदर इट इज अ मेल कॉन्डम, वेदर इट इज अ फीमेल कॉन्डम, या फिर डायाफ्राम, है ना। ये ऐसे मेथड है कि भाई जब यूज नहीं करा है दोबारा से फर्टिलिटी है। लेकिन अगर कोई फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, सपोज ओसीपीज ले रही है, या कॉपर टी लगवा रखी थी, एंड नाउ दे डिसाइड कि भाई वी वांट टू हैव वन मोर बेबी, तो फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना जब बंद कर देगी, इमीडिएटली फर्टाइल नहीं हो जाएगी, उसका अपना नेचुरल साइकिल इमीडिएटली रिज्यूम नहीं हो जाएगा। उसमें भाई 2 महीने, 3 महीने, कई केसेस में 6 महीने भी लग सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मेथड को जब टेम्परेरी कहना है तो उसका आधार क्या है। द मेथड इज कॉल्ड टेम्परेरी इफ द इफेक्ट ऑफ द मेथड लास्ट्स till the time couple uses the method and उसके बाद दो बातें कही ना, fertility resumes immediately after its discontinuation। अगर condoms या diaphragm यूज कर रहे थे, जैसे ही उसे इस्तेमाल करना बंद करा दोबारा से fertility है। लेकिन अगर copper T यूज करा हुआ है या oral contraceptive pills हैं तो भाई फिर नॉर्मल फर्टाइल साइकिल फीमेल का रिज्यूम होने में समय लग जाएगा, लेकिन मेथड तब भी क्या कहलाएगा? टेम्परेरी। ठीक है, तो ये मैंने ब्रॉडली आपके लिए लिख दिए कि भाई दो प्रकार के मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। देयर आर टेम्परेरी मेथड्स एंड देयर आर परमानेंट मेथड्स। यही हमने डिटेल में आगे पढ़ने हैं। इससे पहले एक बात जान लेते हैं भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, मतलब उसे इस्तेमाल करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी चाहिए कि भाई कोई बहुत पढ़ा लिखा है तभी वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर पाए। हमारे भारत देश की ज्यादातर जनसंख्या तो आप जानते हैं कि भाई उतनी पढ़ी लिखी नहीं है ना। सो फिर मेथड ऐसा हो कि जो आसानी से यूज हो जाए, इजिली अवेलेबल हो, उसका उपलब्ध होना भी बड़ा जरूरी है भाई, है ना। ये नहीं है कि गांव देहात में उपलब्ध नहीं है, बड़े शहरों में उपलब्ध है, तो कौन जाएगा वहां तक वो मेथड यूज करने का, वो समझने के लिए या खरीदने के लिए। इफेक्टिव भी होना चाहिए, वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट्स हो या बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स ना हो। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर और द सेक्सुअल प्लेजर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा हो जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल प्लेजर के साथ इंटरफेयर ना करे। ठीक है जी।
दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अभी तक नहीं बना है जिसमें ये सारे गुण हों, जिसमें ये सारे फीचर्स हों। सस्ता भी होना चाहिए भाई, ये भी बड़ा जरूरी है हमारे देश में। आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए लोग ज्यादा धनराशि, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो ये बड़ा आवश्यक है कि वो मेथड सस्ता भी हो, हर जगह उपलब्ध हो। जितनी भी बातें मैंने बोली, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अभी तक ऐसा डिजाइंड नहीं है जिसमें ये सारे मेथड्स हों, जिसे आप कह सकें कि ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है जी। नाउ हमें जो टेम्परेरी मेथड्स पढ़ने हैं, दो ब्रॉड कैटेगरीज बताई है मैंने, टेम्परेरी एंड परमानेंट। परमानेंट में आपको वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी के बारे में बताऊंगा। जो टेम्परेरी मेथड्स हैं इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स के बारे में, बैरियर मेथड्स जिसमें हम कॉन्डम्स डिस्कस करेंगे, मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम, डायफ्राम, विजाइनल डूशिंग, केमिकल मेथड्स के बारे में भी जानेंगे, राइट जी। इसके अलावा सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं, नॉर प्लांट है, इम्प्लानॉन है, ये बताऊंगा आपको। सर्जिकल मेथड्स जो है ये आ जाते हैं वेसेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी, जो कि परमानेंट मेथड्स हैं, या हम कहते हैं भाई नियरली इरिवर्सिबल मेथड्स हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं जी नेचुरल मेथड से हमारा मतलब क्या है। प्राकृतिक मेथड भाई, जिसमें हमने कोई दवाई नहीं इस्तेमाल करी, हमने और कोई चीज नहीं यूज करी, सिर्फ कुछ बिहेवियरल चेंजेस हैं इसमें जो हमें इनकॉर्पोरेट करने हैं अपनी सेक्स लाइफ में, एंड दे आर नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड में आप देख पा रहे हैं, they avoid meeting of the egg cell and the sperm, there is no need of chemicals or the physical equipment। कोई कॉपर टी, कोई कॉन्डोम, कोई किसी किस्म का हार्मोन इस्तेमाल नहीं हो रहा। बस हम ये कह रहे हैं कि एग सेल, फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट आपस में मिल नहीं पाएंगे, हमें कुछ ऐसा कर देना है। ठीक है जी। तो नेचुरल मेथड्स में हमारे पास तीन मेन मेथड्स हैं, देख लीजिए कौन कौन से। periodic abstinence or the rhythm method, important। periodic abstinence और the rhythm method, जिसे हम कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। नंबर 2 is coitus interruptus or the withdrawal method। नंबर 3 is lactational amenorrhea, LAM, that means the absence of menstruation in a breastfeeding female। जब तक मदर अपना मिल्क दे रही है बच्चे को, उसका प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा रहता है, और हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन सप्रेसेस ओव्यूलेशन, लेकिन इसका भी फेलियर रेट है। ये जितने भी ये तीन मेथड्स बता रहा हूं ना, ऐसा नहीं है कि भाई ये 100% सक्सेसफुल है, इनका कोई फेलियर रेट है ही नहीं, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना इंडिविजुअल फेलियर रेट होता है। हम ये डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम फेलियर रेट किसका है या मिनिमम फेलियर रेट किसका है। थ्रू आउट द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, इंडिया में मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, अर्बन इंडिया में कौन सा है, रूरल इंडिया में कौन सा है, इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो नीट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो नेचुरल मेथड्स में ये जो तीन मेथड्स हैं हमारे सामने, दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और द रिदम मेथड और द कैलेंडर मेथड, and second is coitus interruptus or the withdrawal method, and lactational amenorrhea, that is absence of menstruation। now पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या रिदम मेथड से क्या मतलब है, बिल्कुल सादी भाषा में आपको बताता हूं, डिटेल में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये मेथड ये कहता है कि भाई इफ अ कपल इज प्लानिंग नॉट टू हैव किड्स, राइट, then they should indulge in sexual intercourse during those days when the chances of pregnancy are minimum। safe period जो है, अब सेफ पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है भाई 28 डेज का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मान लीजिए 28 डेज का है, तो उसका डे ऑफ ओवुलेशन क्या होगा, मैंने आपको बताया था ना, 28 में से 14 माइनस कर दीजिए, दैट इज डे 14। वो जो 14वां दिन है साइकिल का, तब ओवुलेशन हो रहा है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि वो डे 14 पे ही होना है, प्लस माइनस 2 डेज हो सकता है। 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, 15, 16 इन दिनों में ओवुलेशन हो सकता है ना। तो मतलब ये फीमेल का फर्टाइल पीरियड है। सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दीज डेज। उन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, बाकी दिनों में होगा तो कंपैरेटिवली कम चांसेस हैं।
आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा मैं कि देर इज नॉट इवन अ सिंगल डे इन द एंटायर रिप्रोडक्टिव साइकिल व्हेन द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर 0%। ऐसा नहीं है कि आप कह देंगे और दिनों में 0% चांस होगा, वो भी हम समझेंगे लेकिन अगले सेशन में। ठीक है, आज के लिए मैंने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड के बारे में, जिसे हम कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। ठीक है जी, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए हो गया, रिवर्सिबल है, शॉर्ट टर्म मेथड है, इसका भी फेलियर रेट होता है। ठीक है, चलो जी, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जितना आपने नोट्स बनाए हैं साथ के साथ रनिंग नोट्स, इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा। आने वाला सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। यू विल बी एंजॉयिंग इट, कई नई चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है जी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं जी, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं फॉर योर ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।